पैरालंपिक पेरिस फ्रांस में, पैरालंपिक पेरिस फ्रांस में भारत के ने 29 पदक प्राप्त किए। बिल्कुल कितने पदक किए? 29। 7 स्वर्ण, 9 रजत और कितना? 13 कांस्य। राजस्थान के अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में किस इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो कौन सा? 10 मीटर। कौन सा? 10 मीटर में प्राप्त किया है। कितने में? 10। तो अवनी लेखरा आ गई। और हमारे यहाँ पे एक तो अवनी लेखरा और एक और पुन अग्रवाल, क्या नाम है उसका? मोना अग्रवाल। कौन से है? अरे खेल, कांस्य पदक, शॉर्टपुट करके कुछ है उसका। हाँ वही है, खेल अलग है। अब आइए, तो मोना अग्रवाल हो गया। ये कौन सा पदक लेके आया? ये कांस्य है। और ये कौन सा? स्वर्ण। और कौन से में? निशाने। और पिछली बार अवनी का कौन सा था? स्वर्ण था। और कौन सा था? कांस्य। स्वर्ण और कौन सा? कांस्य। तो अब अवनी लेखरा के बारे में एक बात और होगी। अवनी लेखरा का संबंध कहाँ से हो गया? जयपुर। कहाँ से हो गया? जयपुर। और अवनी लेखरा के साथ रिकॉर्ड बन गया कि भाई 2 स्वर्ण लाने वाला या तो कौन था? विजेंद्र झाझड़िया। विजेंद्र झाझड़िया। तो विजेंद्र झाझड़िया आपका था देवेंद्र झाझड़िया था। और देवेंद्र झाझड़िया 2 स्वर्ण लेके आया, तो ये भी 2 स्वर्ण लाने वाली होगी। तो महिला के रूप में कौन हो गई? पहली। महिला के रूप में कौन हो गई? पहली। 2 स्वर्ण, समझ गए क्या? और 2 स्वर्ण प्लस कौन सा हो गया? कांस्य। और देवेंद्र झाझड़िया का 2 स्वर्ण और एक कौन सा आ गया? रजत। 2 स्वर्ण और रजत। और देवेंद्र झाझड़िया आपकी बार आपका कौन था? बोलो। पैरा ओलंपिक कमेटी का क्या था? अध्यक्ष। पैरा ओलंपिक कमेटी का क्या था? अध्यक्ष। तो ये सब चीजें उसके साथ जुड़ जाती। आ गया? तो ये टोटल आपका बात आ गई। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है। अगला देखिए, अगला है जीएसटी परिषद का। फिर एक क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का, करंट का ही है। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हुई है अभी। कौन सी बैठक हुई? 54वीं। और 54वीं बैठक में के संबंध में सही नहीं है। बोलो, सही नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले 54वीं बैठक हुई। अभी आपको बता रहा था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता देश की वित्त मंत्री करती है और सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। इसमें कुछ चीजें घटाई गई। तो एक तो कैंसर दवाओं पर कर की दर 12 से घटाकर कितनी कर दी? 5। पहले कैंसर की दवाओं पर टैक्स कितना था? जीएसटी 12%। अब कितना कर दिया? 5%। कितना कर दिया? 5। तो एक तो ये नया है। और नमकीन और नमकीन पदार्थों पर जीएसटी घटाकर 18 से कितनी कर दी? 12। और हेलीकॉप्टर से धार्मिक यात्रा करते हो तो जीएसटी 18 से घटाकर कितनी कर दी? 5। कितनी कर दी? 5। ये तीनों इसमें निर्णय लिए गए। चौथा निर्णय लेना तो था लेकिन उसको होल्ड रख दिया। तो ये होल्ड रख दिया तो चौथा गलत है। अरे चौथा निर्णय लेना तो था लेकिन क्या रख दिया? होल्ड। समझ गए? तो एकदम सजग हो गए। तो जीएसटी आपका सिलेबस में दिया तो उसके बारे में बात कर सकते हैं आप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी बता दिया, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र क्या हो गया? झाझड़िया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी अभी बताया भी था आपको। यूएस ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। जिसका संबंध है भाई, जेनिक सिनर का संबंध है। तो आपका किससे है जेनिक सिनर का संबंध? बोलिए। तो इटली से। कहां से? इटली। तो इटली से यूएस ओपन का इन्होंने जीता है जेनिक सिनर ने। चलो, एक क्वेश्चन आपका आता है ऐसा, बताऊंगे कैसे। आपको बताया टेनिस का 4 प्रतियोगिता होती है। पहली प्रतियोगिता आपकी कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी के लगभग होती है। कब होती है? जनवरी। मार्च के लगभग फ्रेंच ओपन होती है। और मई जून में लगभग आपकी विंबलडन होती है। और अभी आपका सितंबर अक्टूबर में लगभग होती है वो कौन सी? यूएस ओपन। यूएस ओपन लास्ट हो गई। अब लास्ट आपकी परीक्षा होगी 2 फरवरी को। तो पहले महीने में जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होगी। कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलियन। तो ओवरऑल तुम्हारे लिए ये कौन सी? अमेरिकन ओपन इंपोर्टेंट हो गई। तो अमेरिकन ओपन में चाहे पुरुष हो चाहे महिला खिताब हो, ये आपका क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन एक आता ही आता है। समझ गए क्या? तो ये सब चीजें आपको देखनी। अब है विश्व में कार्बन उत्सर्जन के संबंध में सही नहीं है। कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में सही नहीं है।
कार्बन उत्सर्जन में चीन 30% तथा यूएसए 13.61% का द्वितीय स्थान है। मतलब चीन का तो पहला और यूएसए का तीसरा। भारत का कार्बन उत्सर्जन में कौन सा स्थान है? तीसरा। और विश्व में कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। और कार्बन उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रांजैक्शन स्कीम चल रही है और एक ग्रीन क्रेडिट का लागू किया गया। बोलो, यह आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताइए आपका भारत का कार्बन उत्सर्जन में कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा नहीं है, चौथा स्थान है, तो ये गलत है। भारत का स्थान हो गया चतुर्थ। अच्छा, क्वेश्चन किस में जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन जाएगा आपका पर्यावरण में। कौन से में? अब ऑटोमेटिक आए, दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है चीन, और सेकंड नंबर कौन कर रहा है? अमेरिका। भारत भी चौथे नंबर पर क्या हो गया? आ गया। समझिए, बाद में यूरोपियन कंट्री है। कौन है? यूरोपियन ईयू। कौन से? ईयू। और कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? फिनलैंड। कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? फिनलैंड। अब इनमें ध्यान से और सुनो आगे, कार्बन के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए 2 योजनाएं चल रही है। उद्योगों में तो चल रही है कार्बन क्रेडिट ट्रांजैक्शन स्कीम। कौन सी? कार्बन क्रेडिट ट्रांजैक्शन स्कीम, जो हमने कल वो उसमें भी पढ़ाया था कि भाई कार्बन क्रेडिट का एक मैकेनिज्म लाएंगे। वो दिया कुमारी ने भी अपने बजट में घोषित किया कि कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म लाएंगे। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जो उद्योग है ना, उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम कार्बन को कम उत्सर्जित करके पैसा कमा सकते हो। अरे कार्बन को कम उत्सर्जित करके क्या कमा सकते हो? पैसा। और अगर कार्बन को ज्यादा उत्सर्जित करोगे तो जुर्माना लगेगा और कम के माध्यम से तुम्हारे क्रेडिट होगा। समझ गए? और नागरिकों के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। कौन सा? ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट मतलब समझ गए भाई कि आप अगर पर्यावरण को बचाते हो तो आपको ग्रीन क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तो उसके माध्यम से आपको काफी प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये टोटल आपकी बात। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? अमित शाह को। अमित शाह को राजभाषा समिति का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि अमित शाह है ना, बेसिकली गृह मंत्री है। कौन है? गृह मंत्री। और गृह मंत्री ही के अंडर में ही राजभाषा विभाग होता है। किसके अंडर में? राजभाषा। अब देखो, राजभाषा के परिप्रेक्ष्य में आप क्वेश्चन बना सकते हो। हमारी राजभाषा के बारे में, मतलब राजभाषा के बारे में सबसे पहले यहां पर संविधान सभा में आवाज किसने उठाई? राजस्थान से। राजभाषा हिंदी। देखो, सबसे पहले बात है, राजभाषा के लिए सबसे पहले बात करने वाला दयानंद सरस्वती। भाषा दयानंद सरस्वती। समझ गए? बाद में हमारी राजभाषा हिंदी के लिए, हिंदी के लिए बात अगर आप करें तो हिंदी के लिए जो बात भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, हरिश्चंद्र। ठीक है, आ गया। बाद में हमारी आजादी के बाद हमने संविधान सभा में हमारी मांग किसने उठाई हिंदी के लिए? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने आवाज उठाई कि साहब हमारी राजभाषा होनी चाहिए हिंदी। समझ गए? अब हिंदी के बारे में हमारे यहाँ पे अगर आज 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। कौन सा है? हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस पे कानून, हिंदी को मजबूत करने के लिए कानून, राजभाषा अधिनियम कब बना था? 1963। 1963 में राजभाषा अधिनियम बना। राजभाषा अधिनियम तो 14 सितंबर 1963 को बना था, इसलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और हमारे यहाँ पे राजभाषा कितनी, राजभाषा भारतीय संविधान में कहां पर है? भारतीय संविधान बोलो। भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 51 और अनुसूची 8वीं। शुरू में कितनी राजभाषा थी? 14। आज कितनी है? 22। इतने क्वेश्चन तो आप चाहे जो उठा सकते हो। आ गया। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य बोलो।
पृथ्वीराज आसो, चंद्रप्रदाई का। अब चुंबक की तरह नॉलेज चाहिए उससे। मैं दिखता ही बावड़ा सा हूं, मुंह नहीं। कभी ध्यान दोगे ना, मैंने तभी मेरे को अफसोस होता है कि क्या पढ़ते हैं भगवान। अभी तक तो स्टूडेंट को ये नहीं पता पेपर का नाम क्या होता है। बोलो, पेपर का नाम होता है जनरल स्टडी, कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज तेरे को सब क्षेत्रों का होना चाहिए। इसलिए मैं कोई ज्यादा क्लासों में भी ज्यादा अंदर तक जाने की कोशिश नहीं करता। मेरे को पता है ही नहीं कुछ। ये तो मास्टर वो पढ़ा रहे जो उनको आता है, वो थोड़ी पढ़ा रहे जो परीक्षा में आता है। ये सारी है, सॉरी कुएं में भांग है, लेकिन वो एक चल रहा है अपने देश में, ऐसे चल रहा है, सब जगह ऐसे चल रहा है। हमारे यहां पे भेड़चाल है भाई। वो तुम ऐसो मानते हो और बहुत गौरव इसको पढ़ाया है, और क्या काम का नदी नाल तुम्हें याद तो है नहीं, कोसी पढ़ लो। अगला, अब आइए, अब आपका यहां तक तो 16 नंबर तक तो क्वेश्चन हो गए तुम्हारे करंट के। अब बताओ, करंट के तुम्हारे 16 नंबर तक क्वेश्चन हुए, आपको कैसा लगा? अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, इसमें इकोनॉमिक्स भी थी, पॉलिटिकल साइंस भी थी, हिस्ट्री भी थी, कल्चर भी थी, ज्योग्राफी भी थी, सब आ गया। तो ये तो करंट के हो गए, ये तो डायरेक्ट करंट के हैं। इनडायरेक्ट के ही क्वेश्चन और आ रहे हैं बीच में, वो अलग लगा देंगे। अब आइए, अब आपकी हिस्ट्री में पोल खुलेगी। अब मैंने क्वेश्चन क्यों दिया वो भी सुन लो। क्वेश्चन इसलिए दिया कि उन्होंने पिछली बार, अब पहली बात तो आरएस का सिलेबस बता दूं थोड़ा सा क्लियर हो जाए। उन्होंने दिया कि पुरातात्विक, सॉरी, पहला उनका टॉपिक है वो है कौन सा, पूरा पाषाण काल एवं पुरातात्विक स्थल एवं सभ्यता। अब उसमें कोई एरिया फिक्स नहीं है, समझ गए क्या, कि कौन सा है। तो ये चीज आपका क्वेश्चन है। उन्होंने पिछली बार एक तो इस पे जैसे क्वेश्चन पूछा पुरातात्विक स्थल पर कौन सा, रेंड टोंक वाला, रेंड टोंक, और एक इस टाइप से, तो मैंने उसी डिजाइन से क्वेश्चन तैयार किया। आ गया समझ में? अब मैं पूछना चाह रहा हूं, रतनचंद अग्रवाल द्वारा उत्खनन सभ्यता, ये सभ्यता किसके द्वारा उत्खनित हुई? रतनचंद अग्रवाल। और जिसमें शक क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं। किसके? शकों के। शक जान गए क्या? विदेशी, सबसे पहले विदेशी आए, तो विदेशी में सबसे पहले यूनानी आए, यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद कुषाण आए। तो शक क्षत्रपों के, और शकों में बड़ा राजा, शकों में प्रसिद्ध राजा कौन था? है रुद्रदामन। कौन सा? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन द्वितीय जो था वो शकों में रुद्रदामन था, वो आपका क्या था? शकों का राजा था, फेमस। अब आइए, तो यहां के सिक्के मिले हैं। यहां पे क्या मिले हैं? सिक्के। यूनानी दुहत्थी सुराई मिली है, और रोमन एम्फोरा शूरा पात्र मिला है। समझ गए? ये सब मिला है यहां पे। अब बोलो, यूनानियों में प्रसिद्ध राजा कौन था? पहले सबसे पहले तो सिकंदर तो आया था, लेकिन बाद में यूनानी में कौन आया था? मिनेंडर। अब ये बताऊं, हार्ड कुछ नहीं है, खाली हिस्ट्री में 10 राजा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नंबर 1, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पोता अशोक 2। इधर आ जाओ, सीधा का सीधा शकों में रुद्रदामन, शकों में क्या है? रुद्रदामन। शुंगों में पुष्यमित्र शुंग, और इधर कौन सा वो कुषाणों में कनिष्क, कुषाणों में कनिष्क। गुप्तों में 2-3 राजा समुद्रगुप्त रहिए, और उसके बाद हर्षवर्धन। कौन सा? हर्षवर्धन। 10 राजा गिन लो, इनके बाहर कभी क्वेश्चन आया तो मेरे को। अरे यूनानियों में मिनेंडर, लेकिन ना उधर बहुत बड़ा चल रहा था ना, कहानियां चल रही है। तब मेरे को कई बार अफसोस होता है, मैं कई बार सोचता भी हूं यदि पास क्यों नहीं होता। तो ये मध्यपात्र में विदेशी प्रभाव, मतलब कहने का मतलब है
इस सभ्यता में टोटली विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। आपको शॉर्ट में इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता था कि कौन सी सभ्यता है जिसमें टोटली विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि विदेशी कौन आ गए, यूनानी आ गए, दूसरा नंबर कौन सा आ गया, शक आ गया, और तीसरा कुषाण वगैरह, तो इनका सबका ही प्रभाव इस सभ्यता में दिखाई देता है। और उपयुक्त तथ्य किस सभ्यता से संबंधित है बताइए। इश्वाल उदयपुर में है। अब ये सारे पुरातात्विक है। भीनमाल जालोर में है, बरौर गंगानगर में है, बरौर कहाँ पर है, गंगानगर, और नलियासर जयपुर में है। पहले तो कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि इनको सुमेलित करो, तो बरौर तो कहाँ पर है बोलो, गंगानगर, इश्वाल कहाँ पर है, उदयपुर, और भीनमाल कहाँ पर है, जालोर, और नलियासर कहाँ पर है, जयपुर। अभी ये टोटल आपका हो गया, तो इनका संबंध है भीनमाल से। आ गया क्या बोलो, तो भीनमाल में ये सारे के सारे मिले हैं, समझ गए क्या। तो भीनमाल के परिप्रेक्ष्य में आपका क्लियर है। अब आओ आगे, भीनमाल जालोर आ गया। अब इसी भीनमाल का कवि माघ था। कवि माघ कहां का था, भीनमाल। इसी भीनमाल का कुंभा का वास्तुकार कौन, मंडन। इसी भीनमाल का मंडन था, इसी का। और इसी भीनमाल का कौन था, ब्रह्मगुप्त। इसी भीनमाल का कौन था, ब्रह्मगुप्त, हो गया। इसी भीनमाल का कौन था, ब्रह्मगुप्त। इसी यहां पर ही आपका सबसे पहले महावीर स्वामी आया, और यहां पर ही हेनस्वांग आया, आ गया यहां पर ही। और बेसिकली यहां पे चावड़ा राजवंश का राज था। कौन से का, चावड़ा। और चावड़ाओं को नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार ने हराया, नागभट्ट फर्स्ट ने हराया। इसलिए इसको मतलब जब हेनस्वांग आया था ना, तो उसने कहा इनकी राजधानी पीलो भालो। ऐसी 10 स्थान हैं जिनके इर्द गिर्द परीक्षा घूमती है। 10। तो मैं तो पढ़ाई बताऊं क्या, ये स्टूडेंटों ने पढ़ा दिया। हम तो आरएस में जब पास हुए तब इतने पढ़े ही नहीं थे। लेकिन वहां पर उस समय क्या एक बहुत बढ़िया काम था, जो सबसे बड़ा बढ़िया काम था, वो एक ही था कि उस समय ज्ञान देने वाले कम थे। ज्ञान देने वाले क्या थे, कम। किताबें क्या थी, कम। और ये अदगल गगरी छलकत वाले मास्टर क्या थे, कम। अब क्या है, यूट्यूब भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी है, इसको क्या पता क्या क्या हो रहा है, 2 मिनट में वो हो रहा है। आता कुछ नहीं है। और आता तो तुम्हारी पोल नहीं खुलती इन क्वेश्चनों में। हो गया। अब आओ, कवि माघ की रचना कौन सी होगी बोलो। कवि माघ की कौन सी होगी, शिशुपाल वध। मंडन की आपकी वास्तु मतलब वास्तु मंडन कही होगी। ब्रह्मपुत्र की कौन सी, ब्रह्म सिद्धांत, जिसको आपका आइंस्टाइन भी बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। और महावीर स्वामी पहली बार आए। और हेनस्वांग की कौन सी होगी, शिव की। और पीलो भालो, और ये सब हो गया, ये लो सब हो गया। चावड़ा राजवंश, नागभट्ट हो गया, सारी चीज हो गई बिन। आगे अगला देखिए। अब ये अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। उन्होंने 2 आपको पिछली बार एक नाम दिया कि 2 स्थानों के नाम दिए। एक तो नागौर का कुराड़ा, नागौर का क्या दिया, कुराड़ा, कि ये 2 का संबंध किससे है। तो मैंने एक भी डिजाइन ऐसी नहीं छोड़ी जो पिछला पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है, उसी अकॉर्डिंग पेपर दिया मैंने। अब आइए आगे। विराटनगर जयपुर, सोहनपुरा सिक्कर, और हरसोरा अलवर। हरसोरा अलवर, इन तीनों में समानता क्या है। और वो का वो क्वेश्चन वैसे ही दिया उन्होंने भी, कुराड़ा में और उनमें समानता क्या है। बोलिए। यहां पर सब जगह चित्रित शैलाश्रय मिले। शैल चित्र नहीं है क्या, सारे के सारे। और वैसे भी आप समझ लो, आप वैसे पढ़ते हो तो बेराट सभ्यता में शैल चित्र नहीं मिले क्या,
तो शैल चित्र कौन सभ्यता में मिले हैं? विराट। तो यहाँ पे तीनों जगह ही है। विराटनगर हो गया विराट वाला, और दूसरा कौन सा सोनपुरा, और तीसरा कौन सा हरसोरा। ये 2 क्वेश्चन उसमें पूछे हुए थे इसके। ठीक है, अगला, गोविंदगिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब की थी? बोलो। 1911 में। 1883 में उन्होंने संप सभा, 1905 में संप सभा का पहला सम्मेलन, और 1911 में भगत पंथ, और 1913 में मानगढ़ घटना। ये चारों द्वितीय होंगे। हाँ सही है। 3 में क्या? वो संप सभा का ही आता है। हाँ, संप सभा नहीं पूछी मैंने भगत पूछा है। ये शुरू में 1883 था, सिरोही में करी थी उसने, बाद में दूसरी जगह अपना जो डूंगरपुर में उसने 1903 में रखा, 5 में बाद में सम्मेलन किया, और बाद में 11 में उन्होंने भगत पंथ बनाया, और 13 में मानगढ़ वाली घटना। ये सब आ गया। अब आओ 13 में मानगढ़ हुआ, और भगत पंथ से कौन कौन जुड़ा हुआ था? पहला नंबर। अब भगत वैसे किसको कहते थे? इनका पंथ कौन सा था? वैसे कौन सा पंथ था? भगत तो इसको ऐसे कहने लग गए कि इनके अनुयायी जो थे ना, मतलब जो संप सभा से जुड़े हुए लोग थे, वो भगत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भगत। संप सभा से जुड़े हुए लोग क्या कहलाते थे? भगत। और उनका एक समूह बन गया, वो भगत पंथ बन गया। समझ गए? लेकिन बेसिकली इसका पंथ कौन सा था? 10 नामी। नामी पंथ था। आ गया। 10 नामी इनका पंथ था। बनजारा इनकी जाति थी। बेड़सा इनका गांव था। बेड़सा क्या था? गांव। संप सभा का इन्होंने गठन किया। संप सभा का मतलब होता है संयुक्ता, प्रेम, भ्रातृत्व है। और संप सभा से जुड़ने वाले जो लोग थे वो आपके क्या कहलाए? भगत। और भक्तों का समूह कौन सा आ गया? कौन सा? भगत पंथ हो गया, जो बेसिकली 10 नामी पंथ था। कौन सा? 10 नामी। और भगत पंथ से जुड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सुरजी भगत। और बाद में पुंजिया। कौन सा? ये लोग इसके साथ में कहां पर थे? मानगढ़ में, जहां पर उनको गिरफ्तार वगैरह कर लिया गया। मानगढ़ घटना और वो सब आ गया। अब जो पढ़ा ना, संप सभा का गठन 1883 में हुआ, ऐसे लिखता है। सुन तो वैसे खुद ही है। जितना लिखा हुआ है उसको कॉन्साइज करना आता है क्या? खाली अब भी ऐसे होता है, ऐसे चलता है, फिर काहे को पढ़ रहा है? 8वीं क्लास वाली बात होता है, होती है, पे चल रहा है, तो कहां से पास होगा? 8वीं क्लास का बच्चा पढ़ता है, उससे राम जाता है। आगे अगला देखिए। राजस्थान के 1952 में आम चुनाव हुए और अजमेर में किसके नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना? बोलो। बिल्कुल सही, हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ यानी अजमेर का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन बना था? हरिभाऊ उपाध्याय। हमारे यहाँ पे 2 भाग हो गए, क्योंकि अजमेर बाद में, राजस्थान में तो बाद में मिला है, तो वो अजमेर तो 1 नवंबर 1956 को मिला, बात नहीं। तो 1 नवंबर 1956। तो पहली बात तो 52 में क्या हुए? चुनाव। उसमें कांग्रेस का मंत्रिमंडल हरिभाऊ उपाध्याय, और हरिभाऊ उपाध्याय का समाचार पत्र ओडुम्बर। कौन सा? ओडुम्बर। और एक किताब है शायद त्याग भूमि। अब सुनो, ओडुम्बर भी पिछली बार, इससे पिछली बार आरएस में पूछा हुआ है। अब ये हो गया, तो ये वहां का था। समझ गए? ऋषिदत्त मेहता भी अजमेर का ही था। बेसिकली अजमेर के ब्यावर से राजस्थान समाचार पत्र निकाला। कौन सा? राजस्थान समाचार पत्र ऋषिदत्त मेहता ने निकाला। ओमदत्त शास्त्री का अजमेर। ज्वाला प्रसाद यहाँ का क्रांतिकारी था, जिसने डोगरा हत्याकांड में भाग लिया। डोगरा कांड। पीसी डोगरा, एसपी डोगरा था, उसको मारने के षड्यंत्र में से शामिल था। आगे